हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बरखा गीत, ठीक है ना, जिसे लिखा है रामनाथ अवस्थी जी ने, है ना। ये इसके राइटर हैं। तो जो हमारे हिंदी बुक में हृदय परिवर्तन लिखा गया था अशोक जी का, तो वो हटा दिया गया है, रिप्लेस है। ये नोटिस सेट में पहले मैंने ऐड कर दिया है आपके 10th क्लास में। तो नोटिस में ये ऐड है कि मीरा के पद और हृदय परिवर्तन, कुछ और भी पाठ हैं जो रिप्लेस कर दिए गए हैं, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो जब हृदय परिवर्तन हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद आता है बरखा गीत, ठीक है ना। तो बरखा गीत का जो भाव है उसको पढ़ाएंगे और कवि परिचय, जिसके कवि हैं रामनाथ अवस्थी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इनका जीवन परिचय। रामनाथ अवस्थी का जन्म 8 नवंबर सन 1924 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वे आधुनिक युग हिंदी गीतों के सशक्त रचनाकार हैं। राष्ट्रीय स्तर के मंची कवियों में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आपके गीत प्रकृति प्रेम और सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा 1990 में इन्हें साहित्य महाउपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं रात और शहनाई, आग और पराग तथा बंद न करना, द्वार आदि। अवस्थी जी के गीतों के भाव प्रवणता और लयात्मक अनुगुंज का विस्तार प्राप्त होता है। गीत की लोकप्रियता और प्रदान करने में इनका महान श्रेष्ठ योगदान है। रामनाथ अवस्थी हिंदी के उन थोड़े से गीतकारों में हैं जो पढ़ने और सुनने दोनों ही स्तरों पर समान रूप से प्रभावित करते हैं। हिंदी में बच्चन के बाद रामनाथ अवस्थी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मंच और साहित्य का समान स्थान है, ठीक है ना। इन्होंने अपने गीतों को मंचीकृत किया गया। इन्हें जो जैसे कविकार होते हैं जो कविता करते हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन, ये भी मंची थे। इनकी भी कविताएं बहुत श्रेष्ठ हैं और इनकी कविताओं को आप देखे होंगे कि जो आपके कुमार विश्वास हैं उसको लयबद्ध और गीतबद्ध भी किया है और कई अच्छे से उसे गाया भी है और मंचन भी किया है। तो उसी तरीके से जो रामनाथ अवस्थी हैं तो एक कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इन्हें सम्मेलन में इन्हें विभूषित भी किया गया है, उपाधि से, महाउपाध्याय से उपाधि से इनके विभूषित किया गया है। इनकी रचनाएं भी मैंने बता दी हैं आपको, 2-3 इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ही फेमस हैं, ठीक है ना। तो अब इनका जीवन इनके जन्म और मृत्यु के बाद अब इनकी रचनाएं हमने बता दी आपको। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं केंद्रीय भाव, सेंटर ऑफ व्यू। तो प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा वर्णन के संदर्भ में अपनी आत्मानुभूति को विस्तारित किया है ना। वर्षा वर्णन में नहीं, जब वर्षा के बाद और वर्षा के समय किस प्रकार से अनुभूति होती, किस प्राकृतिक सौंदर्य की, उसको रामनाथ अवस्थी जी ने अपने गीतों में लयबद्ध किया है। निरंतर एक अपूर्णता का भाव गीतकार के अंतर्मन में क्रियाशील है। इस अपूर्णता को वर्षा का उल्लास और वर्षा की प्रगति संवेदना भी पूर्ण नहीं कर पाती है। वर्षा ने यद्यपि पृथ्वी को हरा भरा बना दिया है, मरुस्थल भी वर्षा से गीला हुआ है और वृक्षों के पल्लवों में सघनता आई है, बांसुरी में तान छेड़ी है, लेकिन इस प्राकृतिक उल्लास के बीच कवि की वेदना को विराम नहीं मिल पाया है। वर्षा के आगमन के बीच वियोगजन्य अनुभूतियों का प्रभावशील वर्णन इस गीत के विरुद्ध से अनुभूतियों के संयोग परक सौंदर्य में बदल देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रामनाथ अवस्थी जी ने अपनी आत्मा अनुभूति, यानी उन्हें क्या अनुभव हुआ है वर्षा वर्णन में, उसके बारे में बताया है। तो इसमें वर्षा की अपूर्णता और उल्लास, यानी जो उनकी खुशी है ना, इसके बारे में बताया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पंक्ति में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया। रामनाथ अवस्थी कहते हैं कि जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया। मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गागरिया भरी हुई, अंबर पर बौराई बदली और झूले पर लहराई कजली।
जो मेरे मन को लहराता वह गीत अभी तक नहीं गाया, अनगाया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रामनाथ अवस्थी जी बड़े लयबद्ध तरीके से कह रहे हैं कि जो मेरी प्यास समझ पाता, जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया। तो अवस्थी जी कहते हैं जो मेरी प्यास को समझ पाता शायद वो बादल अभी तक नहीं आया। मुरझाई धरती हरी हुई, अरे और वर्षा तो हो गई, नहीं वर्षा हो गई, मुरझाई धरती भी थोड़ी सी क्या हो गई, उसको तृप्त हुई। रीति गगरिया भी भरी हुई, यानी ठंडी जो गगरिया है, ठंडी घड़ा है वो भी भर गया, पानी से ठंडे घड़े भर गए। अंबर पर बौराई बदली, और अंबर पर यानी आसमान पर क्या है, बादल भी मंडराने लगे हैं। और झूले पर लहराई कजली, और झूले भी अब जो कजली के सावन के झूले हैं वो भी अब क्या है, झूलने लगे हैं, यानी झूले पड़ गए हैं, ऐसा कवि कहता है। पर वो जो मेरे मन को लहराता, जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक अनगाया है, यानी जो मेरे मन को लहरा डाले, मेरे मन को तृप्त कर डाले, अभी तक वो सावन, वह वर्षा अभी तक नहीं आई है। ऐसा कौन कहता है, रामनाथ अवस्थी जी कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरी नेक्स्ट पंक्ति में देखिए, बादल टूटे वर्षा जीवन, भींगा मरुस्थल महका मधुवन, पेड़ की छाए हुई गहरी, इसका साथी दिनकर पहरी। जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया, है ना। यहाँ पर फिर कवि कहते हैं कि बादल टूटे वर्षा जीवन, बादल टूटे वर्षा जीवन, भींगा मरुस्थल महका मधुवन, है ना। यानी कि क्या हुआ है कि बादल टूट गए हैं, यानी बादल टूट कर बरस गए हैं, है ना, घुमड़ घुमड़ कर बादल बरस गया है। और वर्षा जीवन और मरुस्थल भी भींग गया है, यानी कि मरुस्थल भी भींग गया है। महका मधुवन, और मधुवन भी यानी बाग बगीचे में भी क्या है, पत्तियाँ और पल्लवे और पुष्प क्या हो गए, पुलकित हो गए हैं। और पेड़ों की छाए भी बहुत गहरी हो गई, यानी कि जब कहते हैं पानी गिर जाता है तो हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो सघन हो जाती हैं, घनी हो जाती हैं। और जब उनमें धूप पड़ती है तो वो उनकी धूप भी क्या है आती हैं, छाए, यानी कि ज़्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि पत्ती अधिक हो जाएगी तो जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पर पड़ेगा तो क्या हो जाती है, वहाँ पर जो छाया होती है वो घनी घनी रहती है। ठीक है ना। तो क्योंकि वो गर्मियों के बाद सब पत्तियां झड़ जाती हैं, तो स्वाभाविक क्रिया है कि जैसे ही वर्षा होती है, मानसून आता है, तो धीरे धीरे एक आध ही महीने में हरा भरा प्राकृतिक वातावरण हो जाता है। तो इसका साथ ही दिनकर पहरी, और जो पेड़ की छाया है वह गहरी हो जाती है। और कहते हैं ना, सावन वादों की वो जो अंधेरी रात होती है, इसका साथ ही दिनकर पहरी, है ना। और इतनी कहते हैं वृक्षों की छाया अब कहते हैं गहरी हो गई हैं और पत्तियां सघन हो गई हैं, और इसका साथ ही दिनकर पहरी। और क्या हो जाता है, बादल नहीं छटने से कभी कभी क्या हो जाते हैं, सूर्य नहीं निकल पाता है सावन में, है ना, भादों टाइम में, तो इनका साथ ही दिनकर पहरी। लेकिन फिर भी क्या है, जो सूर्य होता है दिनकर जिसे कहा गया है वो इसका पहरी है ना, इसका क्या है, पहरेदार है। तो बादल टूटे वर्षा जीवन, भींगा मरुस्थल महका मधुवन, पेड़ों की छाए हुई गहरी, पेड़ों की छाए हुई गहरी, इसका साथी दिनकर पहरी। जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। लेकिन फिर भी कितना सब कुछ हो गया है, बादल बरस चुके हैं, वर्षा जीवन तृप्त हो चुका है, कहीं ना कहीं मरुस्थल भी भीग गया है और मधुवन भी महक गया है, और पेड़ों की छाया भी गहरी हो गई है, और इसका साथी जो दिनकर है इसके साथ साथ चल रहा है। लेकिन फिर भी जो मेरा साथी बन पाता वह अभी रूप कहीं भरमाया है। नहीं, जो मेरा साथी बन पाता, जो मेरी जो इच्छा है शायद अभी भी कहीं खोई हुई है, अभी वो वर्षा नहीं हुई है। ठीक है ना। ऐसा बरखा गीत गाते हैं कौन, रामनाथ अवस्थी। आगे देखिए, बरखा के भय से डरी डरी बजती है दूर कहीं बांसुरी, बरखा के भय से डरी डरी बजती है दूर कहीं बांसुरी, जागी फिर से सोई पीड़ा, फिर बिकल हुई कोई मीरा, जो पीड़ा को दुलारा सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। ठीक है ना। तो रामनाथ अवस्थी जी कहते हैं कि बरखा के भय से डरी डरी, है ना, इन्हीं की बरखा के भय से, इन्हीं की जब सावन आता है तो क्या है, जैसे डाली डाली कहती खिल उठती है, और पुष्प भी क्या है जाते हैं
खिल उठते हैं और जो मधुवन है हमारा, बाग बगीचे सब कहते हो जाते हैं, खिले खिले हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में रास लीला शुरू हो जाती है और दूर की कहीं बांसुरी बजती है और ऐसा लगता है कि जैसे कहीं दूर बांसुरी बज रही है और अब ये वर्षा रीत चुकी है, अब क्या है बसंत आएगा, इस प्रकार से। तो कहीं न कहीं दूर से बांसुरी बजने का अनुमान लगता है हमें, लेकिन फिर लगता है कि जागी फिर से कोई पीड़ा। लेकिन अगर कहीं बांसुरी बजेगी तो फिर कहीं कोई पीड़ा फिर से जागृत हो जाएगी और फिर से मीरा क्या हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी। यानी कि श्री कृष्ण की याद में अगर बांसुरी बजेगी तो मीरा क्या हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी और कोई न कोई किसी न किसी युग में मीरा तो बनेगी ही, है ना। ऐसा कहा जाता है। पर जो पीड़ा को दुलारा सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। पर पीड़ा को हर ले, जो पीड़ा को हर ले, उस भक्त की पीड़ा को हर ले, उस प्रेम को प्राप्त कर ले, ऐसा घनश्याम नहीं आया, है ना। तो कभी भी कल्पना कर रहा है कि अभी तक मेरा जो पहले पद में कह रहा है कि जो मेरे मन को लहरा देता वह गीत अभी तक अनगाया है, यानी कि जो मेरे मन को लहरा दे वह गीत अभी अनगाया है। और दूसरी पंक्ति में कह रहा है कि जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं भरमाया है। जो मेरा साथी बन पाया ऐसा रूप अभी, स्वरूप अभी नहीं बन पाया, अभी भ्रमित है। और फिर तीसरे पंक्ति में कह रहा है कभी कि जो पीड़ा को दुलार सकता है, जो मेरी पीड़ा को, मेरी समस्या को, मेरे दर्द को समझ पाता, मेरे प्रेम को समझ पाया, वह अभी तक घनश्याम नहीं आया। ठीक है ना। तो आप देखते हैं जितनी भर कविताएं हैं, जितनी भर पंक्तियां हैं, उन सब में प्रेम की प्राथमिकता दी गई है, प्रधानता है। और इसमें जो भाषा है वो सहज और सरल है, सहज है। ठीक है ना। और इसमें अनुप्रास अलंकार और छंद की भरपाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है। ठीक है। और यहाँ पे प्रकृति का जो पल्लव है, वृक्षों का पल्लव और सघनता जो आई है और जो बांसुरी की तान छिड़ गई है ना। और लेकिन इस प्राकृतिक उल्लास के कारण भी कवि जो है, कवि की वेदना को विराम नहीं मिल पाया है। और वह क्या कर रहा है, इन्हीं जिस प्रकार से मीरा अभी व्याकुल है उसी प्रकार से अभी रामनाथ अवस्थी जी का भी जो गीत है और मन है अभी क्या है, व्याकुल है, अभी पूर्ण नहीं हो पाया है समझ में। तो ये बरखा गीत था कि बरखा में किस तरह से सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब पहली बरसात होती है तो धरती तृप्त हो जाती है वर्षा के पानी को पाकर, और फिर धीरे धीरे पत्तियां भी सघन हो जाती हैं और उनकी छाया भी गहरी हो जाती है। और जो रात होती है अंधेरी और घनी होती है, लेकिन फिर भी उसे सूर्य प्रकाशित करता रहता है ना। और फिर इसके बाद जैसे ही सब कुछ स्वच्छ साफ हो जाता है तो तान छिड़ती है किसकी, बांसुरी की, और मीरा की वेदना और भी बढ़ जाती है, लेकिन घनश्याम नहीं आता। ठीक है ना। तो इन पंक्तियों को हम उसी तरह से संकेत और संदर्भ और प्रसंग और अर्थ के रूप से के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको व्याख्यात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, फिर संदर्भ। तो संकेत मैंने आपको बताया था कि जो पहला शब्द है उसको लिखा जाता है और लास्ट का शब्द। तो जो मेरी प्यास संकेत में लिखेंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अभी तक अनगाया है। फिर इसके बाद हम संदर्भ में लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वासंती से बरखा के गीत से लिया पंक्ति ली गई हैं, जिसके जो कविकार हैं वो रामनाथ अवस्थी हैं, है ना, जो प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत है। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम प्रसंग में लिखेंगे कि यहाँ पे प्रकृति का वर्णन किया गया है, वर्षा के तुरंत बाद का वर्णन किया गया है। फिर अर्थ में हम लिखेंगे कि व्याख्या जिसे कहते हैं, और फिर इसमें विशेष लिखेंगे, इसमें विशेष किसका है। तो यहाँ पे लिखेंगे किस रस का स्थायी भाव है, कौन सा अलंकार पाया गया है, इस प्रकार से हम इसको विशेषित करेंगे। तो जो विशेष लिखा जाता है वह कहीं ना कहीं हमारे नंबरों को बढ़ा देता है। ठीक है ना। तो विशेष लिखना अनिवार्य है ना। उसमें हम भाषा शैली और किस रस का भाव देखने को मिलता है, और कौन सा छंद है अवलोकित होता है, किसकी अभिव्यक्ति है, ये हम विशेष में ज़रूर लिखें। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं, मुरझाई धरती हरी हुई, और बादल टूटे वर्षा जीवन, और बरखा के भय से डरी डरी। तो ये 3 पंक्तियाँ, इसके भावार्थ हम आपको लिख के स्पष्ट कर देंगे। तो आप इसको संकेत संदर्भ में स्पष्ट करके लिखें और
इसे लर्न करने की कोशिश करें। धन्यवाद।